हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग मन लगा के दिल से पढ़ाई करते होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ। आपको एक ही वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन समझा दूंगा। ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे मेरे को। तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऐसा आप लोग को समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेगा जरूर। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो अगर वीडियो को लास्ट तक देख गया उसका समझो कि 10 से 8 नंबर फिक्स है इस वीडियो से। बस लिखने वाला 4 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो आराम से आता है, इससे 5 क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव तो पूछिए मत कितना आता है। तो जो बंदा लास्ट तक रुक गया उसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो गया एक ही वीडियो में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये नोट्स आप पढ़कर जाएंगे तो आपको 95% ला सकता है ये नोट्स आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले कोई भी चैप्टर में पढ़ता है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हम लोग आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि पहले प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमारी एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। इसको हम सरल रेखा भी बोल सकते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन पर। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब मान लीजिए एक कोई दर्पण है। ये क्या है? हमारा कोई दर्पण है। इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है नहीं, टकराती है। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, नहीं टकरा गई, यहाँ टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परावर्तन के नियम। तो हमारा परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें, नियमित परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर पड़कर एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है, एक निश्चित दिशा में लौट आती है। नियमित परावर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौटती है, इसे हम नियमित परावर्तन बोल रहे हैं। नियमित यानी निश्चित परावर्तन दिशा में लौटती है, उसे हम नियमित परावर्तन। अब विस्तृत परावर्तन यानी कि अलग अलग जो दिशा में जाएगी फैलेगी। तो इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुदरी हुई सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें अनियमित दिशाओं में लौट जाती है। विस्तृत परावर्तन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस फैक्ट यानी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रकाश का वेग जो कि इतना महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो आप लोग याद करेंगे प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वेग, और एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, निर्वात में, पानी में, और ऐसे ही ऑप्शन दे दिया जाता है आप लोग को। तो आप लोग इसका उत्तर क्या बताएंगे? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात में, जो कि वीवीआई। इसको एकदम याद रखिएगा तीनों फैक्ट्स को। अब प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होगा? तो कांच में यानी शीशा में। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होगा? कांच यानी निर्वात में। आइए हम लोग आगे चलते हैं परावर्तन के
नियम, पेज नंबर 2 में परावर्तन के नियम। हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I बराबर कोण R। आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर दिया, 2 हो गया, 1 हो गया, परावर्तन के 2 नियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे परावर्तित किरण, समतल दर्पण। हम लोग उसके बाद क्या देखेंगे, समतल दर्पण। तो जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जो दर्पण एकदम समतल हो या सपाट हो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ऐसा दर्पण जो एकदम समतल हो तो उसे हम समतल दर्पण, या सपाट हो तो समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की विशेषता में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि समतल दर्पण की विशेषता बताएं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही बात है, जो समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी एवं सीधा बनता है तथा वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। इसमें जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, वस्तु रखा होता है। तो समतल दर्पण में दर्पण पीछे उतना ही बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। चौथा नोट, प्रतिबिंब तथा बिंब यानी वस्तु के बीच की दूरी एक ही गति से चाल से चलती है। जो प्रतिबिंब और बिंब दोनों की एक ही चाल से गति करती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर से 2 फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। समतल दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और समतल दर्पण का आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1 के बराबर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। अगर ऐसा मैटर कहीं नहीं मिल सकता है, आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना अच्छा आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए कि और मेरे को आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग का साथ मिलता है तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगा। देखिए, किसी के साथ यानी कि कोई अकेला आगे नहीं बढ़ता है, किसी का साथ मिलता है तभी कोई आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अपना भाई समझिए, छोटा भाई, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब वीडियो को पसंद यानी मानता है कि आपका वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर अच्छी लग रही है मटेरियल और मैं जो समझा रहा हूँ कंसेप्ट, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा नहीं लगे हुए तो आप लोग इसे प्लीज़ लास्ट में अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अनलाइक कर सकते हैं। पहले लास्ट तक वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगी तभी आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय गंवाते ना और देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। बोल रहा है पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण क्या है। पार्श्व परिवर्तन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हालांकि उतना बार नहीं पूछा है, लेकिन देख लेते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारी आंख हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है। आप लोग देख लीजिए, कभी घरों में समतल दर्पण लाकर जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे और उसमें अपना देखेंगे हाथ को, तो हमारा दायां हाथ बायां हाथ की ओर दिखाई देता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ की ओर दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाता है, उसका छवि क्या होता है, बदल जाती है। बायां हाथ दाएं की ओर दिखाई देगा और दायां हाथ बाएं की ओर दिखाई देगा। इस घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन मतलब उल्टा, यानी उत्क्रमण। उत्क्रमण मतलब उल्टा दिखाई देगा। बायां हाथ दायां वाला दिखाएगा, दायां वाला बायां हाथ में दिखाएगा।
अब हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण, जो कि वीवीआई है। गोलीय दर्पण भी क्या है? एक वीवीआई है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऐसा दर्पण कौन सा है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, इनमें से सभी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल। वाह, कितना मस्त मस्त कंसेप्ट है। आप लोग प्लीज़ इसे देखिए, ध्यान से और सुनिए। एकदम एग्जाम में तीनों में से एक फिक्स आ सकता है। गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। कोई एक पार्श्व परिवर्तन क्या है आप लोग बता सकते हैं कि जब हम समतल दर्पण में खड़े होंगे और जब हम उसमें देखते हैं तो हमारा बायां हाथ दाएं हाथ की ओर और दायां हाथ बायां हाथ की ओर दिखाई देता है। अतः वस्तु और इस प्रकार वस्तु में प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका प्रत्यक्ष पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी वह गोलीय दर्पण जिसका प्रत्येक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण ऐसा हो गया। इसमें क्या होगा अवतल दर्पण में कि इसमें अंदर की ओर इस तरह से होगा। इसमें क्या होगा? अंदर की ओर इसमें वो कृष्ण बोल रहे हैं ना कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रत्येक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो? कलई किया गया हो, कलई किया गया हो। ऐसा दर्पण जिसमें अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, कलई वहीं जो रंगा गया है, रंगित है इस तरह पाई जैसा, अवतल दर्पण कहलाता है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वह घनात्मक होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है? ऋणात्मक में होती है। हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हमारे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब वहीं हम लोग आएंगे अब उत्तल दर्पण पे। तो वह गोलीय दर्पण जिसका प्रत्येक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रत्येक पृष्ठ का हो? बाहर की ओर का हो? वक्रित हो। इसका क्या होगा? बाहर की ओर वक्रित हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये आप लोग सुन लिख लीजिए कापी पर, ये पूछता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आता है पहला दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। मान लीजिए कोई दर्पण है और इसमें हम इस तरह फिगर बना लें तो देखिए यहाँ पर हो गया फोकस दूरी, यहाँ पर हो गया वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर हो गया केंद्र पोल P, समझा? तो अब लोग यहीं पर हम लोग बोलता है कि गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, यानी पोल बोलेंगे, ध्रुव। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होगा? यानी मुख्य अक्ष देखिए P यानी वक्रता त्रिज्या और केंद्र को मिलाने वाली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो लाइन खींचे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये जो लाइन हम खींचे इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव P है, वो हो गया यहाँ पर P और वक्रता केंद्र C, यहाँ पर C है ना, को मिलाने वाली जो रेखा दर्पण होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का प्रत्येक पृष्ठ जिस पृष्ठ गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से सूचित कहता है। वक्रता त्रिज्या किस सूचित कहता है? R से। इसका एक सूत्र होता है, देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे। देखिए तो वक्रता त्रिज्या जो होती है R जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी 2f। जो R का सूत्र होता है 2f। हम लोग आगे भी इसका सूत्र को पढ़ेंगे। चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे
वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से दर्शाया जाता है। इसे सी से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे? सी से। और वक्रता त्रिज्या को आर से। अब मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र C के बीच को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। और दर्पण का ध्रुव को क्या बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण के प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुख्य फोकस, जो कि VVI। देखिए VVI बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुख्य फोकस, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से सूचित कहता है। इसे यफ से सूचित कहता है मुख्य फोकस। और उसके बाद ये भी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है एक दो बार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी, जो कि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता भी है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसे हम यफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? यफ से, स्मॉल एफ से। मुख्य फोकस को बड़का एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो और दर्पण की फोकस दूरी क्या हो? यफ हो। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो तथा दर्पण की फोकस दूरी यफ हो तो इसमें एक रिलेशन होता है यफ बराबर r/2। इसका कहने का मतलब कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। जो हमारी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब इससे अगर हम देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई गुणा कुछ नहीं तो इस तरह है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 1 में r से गुणा होगा तो r और 2 में f से गुणा होगा तो 2f। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आप लोग इसे लिख रहे हैं काफ़ी पर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, और हम लोग समझा भी दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा दर्पण का द्वारक कहलाता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए प्लीज़ आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप एक लाइक कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? अब बस आपको एक बटन तो टिपना है सब्सक्राइब और लाइक पर। आप लोग की एक हेल्प से, एक बटन दबाने से किसी का कैरियर बन सकता है। और आप लोग का मैं कैरियर बना ही रहा हूँ समझा के पढ़ा के, तो आप लोग भी मेरा कैरियर बनाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन सा टाइम टेबल बनाना है, कैसे क्या करना, आप लोग को सारा चीज़ समझाएंगे लास्ट में। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को एकदम समझा देंगे। कोई किधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग सभी चैप्टर वाइज चैप्टर में आप लोग को डाल दूँगा नोट्स और समझा के डालूंगा। ऐसा नहीं कि खाली डाल दूँ, उसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में लिख के छोड़ सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो को, और कुछ मेरे मटेरियल में कमी है तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरे अंदर एक कमी है, मैं उसको सुधार लूँगा। क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान ही अपन सुधार करता है। देखिए भगवान ऊपर से आते हैं। देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपतित हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण से बनने के नियम सब है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देश होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 3 में
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देश होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 यानी पार्ट 2 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के। ये नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हो एग्जाम में, तो प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा और नोट्स बना के प्लीज़ नोट्स मत छोड़िएगा। आप नोट्स बनाइए एक जो प्रॉपर, जो भी 9 में जिसका ख़त्म हो गया है और 10 में जो अभी नया नया आया है बच्चा वो इसको बना सकता है। जो 10 में पढ़ रहा है उसको एक बार रिवीजन मार सकता है, अपना नोट्स से मिला सकता है कि कुछ छूटा है तो मैं उसमें नोट्स में अपना डाल सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। देखिए इसमें कोई भी चीज़ आपको छूटी नहीं चाहिए, सब चीज़ इसमें डाल दिए हम A to Z मटेरियल इसमें है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या होती हैं? देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या है? अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु की स्थिति। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर, अवतल दर्पण की स्थिति अनंत पर। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जब प्रतिबिंब फोकस पर होगा तो उसका वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी? अनंत पर। जब प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। नंबर 2 पॉइंट में वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा केंद्र के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। फिर से देखते हैं, वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी पर होगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, जो कि अवतल दर्पण में ही बनता है, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखेंगे वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगी। उसके बाद वस्तु C पर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। प्रतिबिंब का आकार समान होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो देखिए तीनों में प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है कि नहीं? अब देखिए पहला बात, यदि फोकस दूरी पर, यदि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो? फोकस पर हो तो अनंत पर तो बनेगा ही उसकी स्थिति। उसमें क्या होगा कि अत्यधिक बहुत छोटा बनेगा। अगर फोकस दूरी पर प्रतिबिंब है तो उसका क्या होगा? अत्यंत छोटा फिगर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा प्रतिबिंब। और जो केंद्र पर वक्रता केंद्र पर होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होगी तो उसमें आकार उसका छोटा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? छोटा। और जब वह वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका समान होगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो छोटा होगा और जब वक्रता केंद्र पर केवल होगा तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर C पर होगी तो उसमें जो हमारा आकार बनेगा समान होगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो उसमें समान होगा प्रतिबिंब का आकार। अब प्रकृति वही रहेगी, वास्तविक का उल्टा, इसमें भी वास्तविक का उल्टा है, इसमें भी वास्तविक उल्टा। जब इसमें प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दूरी पर होगी तो उसमें अनंत पर बनेगा हमारा स्थिति और उसमें अत्यधिक छोटा होगा और उसका जो प्रकृति होगी वास्तविक में उल्टा होगी। तो आप लोग तीनों पॉइंट समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रखी गई हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक क्यों उल्टा होगा। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो तो उसका आकार बड़ा होगा, उसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर बनेगी और उसका प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उसकी स्थिति अनंत पर होगी, उसका आकार अत्यधिक बड़ा होगा, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच रखी गई हो, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच रखी गई हो तो उसकी स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी। देखिए एग्जाम्पल जब है, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखी गई हो तो उसकी स्थिति कहाँ बनेगी? तो दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण के कहाँ बनेगी? तो पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे। उसका आकार कैसा होगा? तो आकार बड़ा होगा। आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। उसके बाद उसकी प्रकृति क्या होगी? तो आभासी एवं सीधा होगी। उसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी एवं सीधा होगी। तो जब वस्तु
ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, उसकी स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगी। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विशेषता पर। तो देखिए, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस दूरी कहाँ बनता है, फोकस दूरी कहाँ बनता है। जब हमारे वस्तु अनंत पर हो तो हमारी फोकस दूरी दर्पण के पीछे बनेगी। उसके बाद जब उसका जो आकार होगा अत्यधिक छोटा होगा, उसके बाद उसका प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी एवं सीधा होगा। उसकी प्रकृति क्या होगी, तो आभासी एवं सीधा होगी। फिर आगे देखेंगे, जब वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई हो, जब वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई हो तो उसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस दूरी के बीच दर्पण के पीछे बनेगा और उसका आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। तो आप लोग इसे नोट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव से आता है इतना नोट से। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दर्पण का उपयोग, देखिए यहाँ से भी आई दर्पण का उपयोग कई बार पूछ लिया एग्जाम में आपका कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण हमने पढ़ा था ना, कि जिसका क्या हो, अंदर का सतह कलई किया गया, उसका हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका बाहर का हो उत्तल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च और सर्च लाइट और हेड तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। कहने का मतलब इसका है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च में तथा सर्च लाइट एवं तो वाहनों के अग्रदीप में हेडलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। बस यही सब मत लिखिएगा। यहाँ से देखिए हम बताते हैं कहाँ से लिखेगा। अग्रदीपों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ से ये वाला मत लिखिए, ये वाला आप लोग मत लिखिएगा, इतना समझे। तो आप लोग अवतल दर्पण के उपयोग में क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में तथा हेडलाइटों में परावर्तक रूप में किया जाता है। हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे दांतों, डॉक्टरों द्वारा, दूसरा उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत जांच आदि में परावर्तक रूप में किया जाता है। जो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। ये भी सही है। ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत जांच आदि करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला, दांत जांच आदि करने में दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा है कि सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग। और भी है अवतल दर्पण का उपयोग, रोडों, सड़कों या गलियों में परावर्तक के रूप में बल्ब में किया जाता है, इसका उपयोग। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग, और इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो चम्मच के जैसा होता है ना, ऊपर वाला चम्मच जैसा आकार होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। देखिए क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है उपयोग।
इसका मतलब कि जो भी ड्राइवर होता है अपना गाड़ी चला पाता है सुरक्षित इसी दर्पण का, क्योंकि वो पीछे की वस्तुओं को आसानी पूर्वक सीधापूर्वक देख लेता है और बहुत बड़े क्षेत्रों को छोटे से ऐनक में देख लेता है। तो इसीलिए हम इसको पश्च दृश्य के रूप में यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हम वाहन को अपनी सुरक्षित रूप से चला सकें। दूसरा, उत्तर दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि यह छोटा होता है। जो उत्तर दर्पण होता है यह सीधा सदैव क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये दर्पण है, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि यह छोटा होता है। उत्तर दर्पण क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। हमने बताया ना कि बहुत पीछे के बहुत सारे बड़े क्षेत्रों को एक छोटे से आने में होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो अवतल दर्पण होता है इसका क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, कलई होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का यक्ष अक्ष x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार होती है। वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। देखिए पूछा विशेषता, गोलीय दर्पण में हम लोग परावर्तन के नियम में क्या करते हैं कि गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को प्रयोग करते हैं। इसमें दर्पण ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार की होती है। पहला कि वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसमें वस्तु को दर्पण कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। नंबर 2 पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं और इसका रंग चेंज कर लेते हैं, पीला सही। तो आगे हम लोग देखेंगे, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां घनात्मक तथा, देखिए बोल रहे मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, घनात्मक होती है तथा मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां घनात्मक और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हम लोग मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां घनात्मक किसमें, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी में, और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां घनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, यानी इस तरह ऊपर की ओर ऐसा होता है ना, तो ऊपर की ओर जो दूरियां होती है वो लंबवत होती है, वह घनात्मक में होती है, तथा जो दूरियां नीचे की ओर होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। वाह, VVI, इसको क्या लिख लीजिएगा, VVI में, इसको VVI में लिख लीजिएगा दर्पण सूत्र को, VVI में। दर्पण सूत्र, दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच एक संबंध होता है, जिससे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी, गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच एक संबंध होता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे हम लोग यहाँ पर आप लोग सूत्र देख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन और ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है, ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्टिव में। आगे हम लोग सीखेंगे आवर्धन।
आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन यम। देखिए आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, यहाँ से लिखिएगा। यदि बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिए आप लोग। आवर्धन डाल लीजिए हेडिंग, आवर्धन में लिखिए आवर्धन हेडिंग डाल लीजिए और आवर्धन में लिखिए जैसे हम बोल रहे हैं इसका परिभाषा में। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h को आवर्धन के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कहने का मतलब आवर्धन हम किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे यम द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ से लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। बिंब का मतलब वस्तु हुआ, बिंब का मतलब क्या हुआ, वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वो तो हो गया परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। यानी इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं तो यम इज इक्वल टू h डैश बटा में h। यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं अलग से, h डैश बटा में h हो गया। उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो आवर्धन यम होता है माइनस भी बटा यू सूत्र होता है। एक आवर्धन का एक और सूत्र होता है यम बराबर माइनस भी बटा यू। आप देख सकते हैं इसको, यम बराबर माइनस भी बटा यू। आगे ये जो कि बढ़िया नोट है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा है, यानी अवतल दर्पण बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस जो कि फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक चिन्ह का इसमें क्या अर्थ हो गया कि आवर्धन के मान में हम ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक एवं उल्टा बन गया। आवर्धन के मान में घनात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बन गया, यानी उत्तल बन गया। आवर्धन के मान में घनात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बन। नेक्स्ट VVI एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आवर्धन प्लस 1.1 1.5 का मान क्या अभिप्राय है, या एक भी पूछ देता है एग्जाम में कि आवर्धन प्लस 1 का क्या अर्थ होता है। तो प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक एवं प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी आभासी एवं सीधा बनेगा। और माइनस M1 का अर्थ होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होगा कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, और प्लस का अर्थ होगा कि इसमें आभासी और सीधा बनेगा। तो आपसे पूछा प्लस वाला, तो प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। जो वस्तु का आकार कितना बनेगा, ये 1.5 गुना बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज पार्ट 3 पर। पार्ट 3 जो कि हमारा स्टार्ट होता है प्रकाश का अपवर्तन। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए।
तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित होता है। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते नहीं जाती है तो वो विचलित है। जैसे देखिए आप लोग फिगर का अनुसार समझा रहे हैं। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए जब प्रकाश की किरण हो गया, देखिए ये हो गया जल वाला, ऊपर हवा हो जाएगा। ये सरल माध्यम और विरल माध्यम इसमें होता है। जब प्रकाश की किरण इस पर एक अभिलंब डाल दे, इसको इस तरह फिगर बनाते हैं। देखिए जब प्रकाश यहाँ पर बनाते हैं इसको फिगर को। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए ऊपर वाला सघन माध्यम हो गया और नीचे वाला विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन यानी एक माध्यम से, देखिए यहाँ से चली प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम, जब नीचे आएगा तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो जब दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो ये सीधा न निकल करके थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होती है, अपना दिशा परिवर्तन कर लेती है। अब देखिए सीधा न निकल के थोड़ा सा ये मुड़ जाती है। पहले इस पर एक अभिलंब हम डाल देंगे और इसमें क्या होगी, हमारे जो प्रकाश सीधा न जा करके थोड़ा इधर मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो यही प्रकाश का अपवर्तन करता है। ऊपर हो जाएगा सघन माध्यम और नीचे हो गया विरल माध्यम, हवा और कांच। तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं यम, इसको हम यम। उसके बाद यहाँ पर वो बिंदु दे सकते हैं अभिलंब है, ये जो है ये अभिलंब है। आपतित किरण प्रतिकिरण, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो देखिए ये सीधा न निकल करके, ये सीधा न निकल करके चलिए देखिए इसको हम इस कंप्यूटर के द्वारा बनाते हैं। हो गया, देखिए मान लीजिए ये हो गया एक, हम अब इसमें अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डाल दिए, इसमें क्या किए कि प्रकाश की किरण यहाँ से इसको गुजारे, ये सीधी न जा करके क्या आ जाती है, थोड़ा तिरछी आ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये सीधी न जा करके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज़्यादा नहीं समय। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। नीचे पढ़ेंगे। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आ गया ना कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो आपतित किरण के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, वही जो बनाए थे फिगर। तो जब आपतित किरण ए बी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करती है। जैसे फिगर में हम बनाए थे ना अभी, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया कांच का गुटका, ये हो गया हमारा कांच वाला स्लैब। जब प्रकाश आपतित किरण ए बी सतह से, मान लीजिए हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। तो जब आपतित किरण ए बी सतह से टकराती है, जब मान लीजिए कोई आपतित किरण आ रही है, और ए बी सतह से क्या होगी, टकरा गई। पहले एक अभिलंब डाल देते हैं, इस पर एक अभिलंब डाल दिए। तो जब प्रकाश की किरण ए बी सतह से टकराती है, देखिए प्रकाश किरण ए बी सतह से टकरा गई तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करती है। अब
किरण का कि कांच के गुटके में प्रवेश कर गई प्रवेश, तो गुटके में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए सीधा न जा करके, ये सीधा न जा करके क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ CD से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, इसीलिए प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। हो गया फिगर के अनुसार, लोग समझ गए। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की दिशा, आपतन कोण की ज्या sin I और अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम यानी अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, जो कि BVI है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो इस जो स्नेल का नियम कहता है sin I अपॉन sin R, ये स्नेल का नियम है। क्या है स्नेल का नियम, स्नेल का क्या है, नियम है। ये क्या है हमारा स्नेल का नियम। तो यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल का नियम से sin I बटा में sin R स्थिरांक के बराबर लिख सकते हैं। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपतित किरण, तो अपवर्तन के नियम आप लोग पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग चलते, ये देखिए ये वाला दूसरा पॉइंट बहुत मस्त है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। आपसे पूछता है एग्जाम में स्नेल का नियम क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R। इस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपवर्तनांक क्या है, ये भी BVI है। अपवर्तनांक क्या है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे N21 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम में एक प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे N21 प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अपवर्तनांक को। तो माध्यम में 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो जो हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा M बराबर N21 यानी म्यू, इसको भी बोलते हैं अपवर्तनांक को म्यू द्वारा भी सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा भी सूचित किया जाता है, यू जैसे बना के। चलिए नेक्स्ट हम लोग आप लोग एक सिंपल लिखवा दें परिभाषा पर लिखिए। अपवर्तनांक का एक सिंपल परिभाषा लिखिए। आगे हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को प्रकाश लेंस क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाता है, BVI है। लेंस की क्षमता BVI, लेंस की क्षमता क्या है, BVI है। इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, लेंस की क्षमता। इसका सूत्र होता है, इसे P द्वारा सूचित करता है, P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। P बराबर क्या होता है, 1/F। P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आप लोगों को बताया था ना कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट्स अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोग पढ़ाई सभी को दिखा करके मत कीजिए। पढ़ाई छुपा कर की जाती है। दुनिया को दिखाने से क्या फ़ायदा। आप लोग को पता है ना कि आप कितने पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। सब लोग बोलेगा क्या करता है, ये नहीं करता। आप लोग किसी का कोई मत बात मानिए। आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। आप रात्रि में पढ़ाई कीजिए अगर या दिन में पढ़ाई कीजिए, जब भी कीजिए मन दिल लगा के कीजिए, क्योंकि आपका साल भर का मेहनत ही आपका रिजल्ट दिखाएगा, रंग दिखा। आपको रिजल्ट से घबराना नहीं है। किसी बच्चों का मार्क्स कम आता है तो ये सब करने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। आप लोग को ये सब नहीं करना है। देखिए, शुरू से ही अगर आप मेहनत करेंगे तो लास्ट में मज़ा आता है। एग्ज़ाम बोर्ड में एकदम दिल खुश, पढ़ के कहाँ से पूछेगा, ऐसा हो जाना चाहिए। कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे, उसका उत्तर लिख लेंगे। तो आप लोग एकदम मन दिल लगा के नोट्स बना बना करके हफ्ता में उसको डेली देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को समझाते रहिएगा कि आज चलो तुमको सिखाते हैं लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, लेंस सूत्र किसे कहते हैं। तो आप जो जो पढ़ेंगे उसको दिन भर में रिवाइज कर लेना है, किसी न किसी को समझा देना है। अगर आप आज ने 2 टॉपिक पढ़ा, एक दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो आप किसी अपने दोस्तों को समझाइए या आपके बगल में कोई मम्मी पापा या कोई भाई है तो आप उसी को समझाने लगिए कि आइए हम आपको आज सिखाते हैं कि अवतल दर्पण ऐसे बनता है, उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, इसमें ये होता है, इसका उपयोग यहाँ होता है। अगर आप दूसरों को समझा दिए तो आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको दोबारा आप जब याद करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसका एकदम क्लियर याद हो जाएगा। और जब आप अपने से याद करके अपने माइंड में रखे रहेंगे उसको तो वो भूल जाता है, रटा रटोल हो जाता है। और जब आप उसको याद करके अगर किसी को समझा देना तो वो बता दे आपको, कभी वो नहीं भूल पाएगा। तो आप अच्छे से याद करके तब किसी को समझाइए और उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गले जाँच आदमी करते हैं। ऐसा करके एकदम समझाइए अपने मम्मी पापा को या भाई को, दोस्त को। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को समझे होंगे और मेरी बात मानेंगे। और एक टाइम बना लीजिए कि मुझे आजकल देहात में तो लड़कों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है एक कामों का, तो आप लोग कामों से मत घबराइए। मम्मी पापा का कहना मानिए, छोटा मोटा काम करते रहिए। ज़्यादा काम ले लोगे तो भाई वो भी प्रॉब्लम है। तो मम्मी पापा को समझाना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई पीरियड में है तो थोड़ा कम काम कराएं, उसको सुबह जगा दे पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना भी थोड़ा धैर्य समझिए कि मम्मी पापा कह रहे हैं तो वो भी थोड़ा मजबूरी में ही बोले, कोई नहीं है तो आप ही हो घर के, तो बात मान लीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर मेरी बात समझ में अच्छी लगी तो इसको फॉलो कीजिए और मेरे से कुछ अगर गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मेरे से जो भी गलती बोला गया होगा उल्टा पुल्टा या कुछ कमी होगी तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। प्लीज़, धन्यवाद। इसी के साथ अपना हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच all of you student।